की सुर्खियां, हेडलाइन करीब करीब एक जैसी है। कोई भी अखबार उठाइए, हिंदी या अंग्रेजी, हर हेडलाइन मोदी और अमित शाह की सत्ता को मुंह चिढ़ाने वाली है। मोदी सरकार का पूरा सिस्टम हेडलाइन मैनेजमेंट में मास्टर है। अखबारों की सुर्खियां हमेशा उनके एजेंडे के मुताबिक हो। मोदी के हर फैसले को, हर भाषण को देश हित में बताने वाला हो, विपक्ष पर चोट करने वाला हो, यही कोशिश हमेशा मोदी सरकार और बीजेपी के मैनेजरों की रहती है। और इसके लिए पीएमओ में तो बाकायदा अधिकारियों का दस्ता नियुक्त है, नजर रखते हैं हेडलाइंस पर। लेकिन कभी कभी रंग में भंग भी पड़ जाता है जब सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबरें आती है जो आज के अखबारों की हेडलाइन है। जैसा कि मैंने कहा, करीब करीब सभी अखबारों की सुर्खियां मोदी की सत्ता को आज आईना दिखाने वाली लगती है। कोई भी अखबार उठाइए, बल्कि चाहे अनचाहे जागरण जैसे अखबारों की हेडलाइन भी या अखबार को भी आज सच का सामना करना पड़ा है। ऐसे मौके कभी कभी आते हैं, जैसे आज किया है। यह खबर क्या है, आप तक पहुंच चुकी होगी। ईडी के डायरेक्टर के सेवा विस्तार को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है, इल्लीगल का है। दो टूक कह दिया है कि अब इन्हें, जो डायरेक्टर है संजय मिश्रा, 31 जुलाई तक इनके पद से चलता कीजिए और नया डायरेक्टर अपॉइंट कीजिए। केंद्र सरकार को कहा है सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरकार के पसंदीदा ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन मिला था और उन्हें 18 नवंबर 2023 तक ईडी के डायरेक्टर के पद पर रहना था। लेकिन अब 31 जुलाई से पहले ही उन्हें रुखसत होना होगा और यह सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। तो जाते जाते संजय मिश्रा चाहें तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले वाली लाइनें याद करके जा सकते। 18 दिन अब बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ मोदी के मंसूबों पर चोट किया है, बल्कि यह भी बताया है कि आप जो चाहें हमेशा वही नहीं कर सकते। कल के वीडियो में भी मैंने इस पर बात की थी, विस्तार से बताया था संजय मिश्रा का बैकग्राउंड, कैसे अपॉइंट हुआ, कैसे 3 बार एक्सटेंशन मिला। आगे भी इस वीडियो में भी करेंगे। लेकिन उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान के मतलब को समझने की कोशिश करते हैं जो आज के अखबारों में सिंगल कॉलम, डबल कॉलम की शक्ल में छपा है और वो बहुत अहम है। ईडी डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान विपक्ष को चेतावनी देने वाला है, धमकी देने वाला है या डराने वाला है? जैसा कि कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं, वो बयान क्या है और क्यों अमित शाह ने ऐसा बयान दिया? हर अखबार में सिंगल कॉलम, कहीं डबल कॉलम, कभी कहीं हेडलाइन के नीचे अमित शाह का यह बयान छपा है। तो इस बयान को समझिए और इस बयान के मायने क्या है। अमित शाह ने कहा, ट्विटर पर एक बयान दिया, ट्विटर पर उन्होंने लिखा, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, हर तरफ विपक्षी खेमे में एक तरह से जश्न का माहौल था। सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही कहने लगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कई याचिकाओं की सुनवाई के बाद आया, जिसमें कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और कुछ लोगों की याचिकाएं थी, कुछ एनजीओ की याचिका भी थी। और उन याचिकाओं की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनकी रवानगी की तारीख मुकर्रर कर दी और कहा कि तीसरी बार एक्सटेंशन गलत था और आपको दूसरे अधिकारी को नियुक्त करना चाहिए। बहुत कोशिशें लगातार सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से की गई थी, जस्टिफाई किया गया था संजय मिश्रा की नियुक्ति की। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अमित शाह का एक बयान है। अमित शाह ने कहा कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। ट्विटर पर जो लिखा उसका हिंदी अनुवाद है, मैं फिलहाल कई अखबारों में, मैं हिंदुस्तान से उठा रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा उनके हवाले से कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो भी इस पद पर होगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। तो नियुक्ति में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि जो भी होगा वो नजर रखेगा। ईडी वैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है, लेकिन जाहिर है अमित शाह प्रधानमंत्री मोदी के बाद नंबर 2 हैं, किसी भी महकमे में उनकी चलती हुई होगी। उनके बयान का मतलब है, वो कह रहे हैं ईडी नजर रखेगा, चाहे ईडी कोई भी हो, पद अहम नहीं है, पद अहम है, व्यक्ति अहम नहीं, कहने का आशय नहीं। उसी में उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में सीबीसी अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा, इसलिए उन्होंने कहा बदलाव नहीं किया। लेकिन उन्होंने कहा भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए
ईडी की शक्तियां पहले की तरह है। ये एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से पड़े है। तो एक तरह से अमित शाह ने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि संजय मिश्रा आज डायरेक्टर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद नहीं रहेंगे, उनको नवंबर 2023 तक रहना है, कुछ महीने पहले चले जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी डायरेक्टर होगा उन्हीं शक्तियों के आधार पर काम करेगा, इसलिए आप ज्यादा जश्न मत मनाइए जो लोग जश्न मना रहे हैं। और जब वो परिवारवादी और विकास विरोधी कह रहे हैं तो जाहिर है किसी को टारगेट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, पहला तो ये कि अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईडी डायरेक्टर का पद अहम है, व्यक्ति अहम नहीं है, तो आखिर केंद्र सरकार संजय कुमार मिश्रा को ईडी डायरेक्टर बनाए रखने के लिए लगातार केंद्र सरकार ने 3 बार एक्सटेंशन क्यों दिया? पहली बार एक्सटेंशन के बाद 2020 में एक्सटेंशन के बाद, चूंकि 2018 में ईडी के डायरेक्टर बने थे, पहले साल जब एक्सटेंशन दिया गया तब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, कॉमन कॉज एक एनजीओ है उसकी तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। उसके बाद सरकार ने एक रास्ता निकाला और एक अध्यादेश लाकर उसके बाद फिर से एक्सटेंशन की उनकी राह तैयार की, और उसके बाद उन पेचीदगियों को खत्म कर दिया, और उसके बाद संजय मिश्रा को 1 नहीं 2 नहीं तीसरी बार एक्सटेंशन, और सुप्रीम कोर्ट में उधर सुनवाई चल रही। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी, यह भी कहा था सॉलिसिटर जनरल ने जब केंद्र सरकार का पक्ष रखा कि संजय मिश्रा का रहना देश हित में बहुत जरूरी है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर कई अहम मुद्दों पर सुनवाई कर रहे हैं, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या आपके पास एक ही काबिल और योग्य अफसर है, और अगर संजय मिश्रा चले जाएंगे, हट जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे तो ईडी का क्या होगा? क्या एजेंसी के लिए कोई दूसरा आपके पास काबिल अफसर नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं? ये तक कहा सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके बाद भी सरकार की तरफ से दलीलें दी जाती रही, लेकिन आखिर में फैसला है। अगर अमित शाह कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सवाल तो यही है कि फिर संजय मिश्रा को बनाए रखने के लिए इतनी कोशिशें क्यों की गई? अध्यादेश क्यों लाया गया? सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी संजय मिश्रा को तीसरी बार एक्सटेंशन क्यों दिया? और तीसरी बार एक्सटेंशन जो नवंबर 2023 तक था, उससे पहले कई महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करके उनकी नियुक्ति को अवैध बता दिया। अवैध बड़ा शब्द होता है, इल्लीगल। कोई भी अखबार आप तक पहुंचा होगा, वैसे खबर आप जान ही चुके होंगे, तो हर अखबार की खबर, वैसे कल बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखे होंगे, जिसने सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा एससी आस्क्स ईडी चीफ टू क्विट बट अपहोल्ड्स अमेंडमेंट्स, जो उसमें संशोधन किया गया। बेंच सेज बैक टू बैक सर्विस एक्सटेंशन गिवन टू मिश्रा इन 2021 एंड 2022 वेर इनवैलिड। बैक टू बैक जो 2021 और 22 में एक्सटेंशन दिया गया वो इनवैलिड है एंड इलीगल, गैर कानूनी है या अवैध है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? ऐसी स्थिति क्यों आई? और आने के बाद अमित शाह करें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है इसी को समझिए। बहुत सारे लोगों का, विपक्षी दलों के नेताओं का मानना है कि ईडी जिस ढंग से बीते कुछ सालों से, खासतौर से 5-6 सालों से ईडी जिस ढंग से काम कर रहा है, जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है, जिस ढंग से विपक्षी शासित राज्यों में ईडी या इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, उन विपक्षी नेताओं को पहले ईडी टारगेट करती है जिन पर कुछ आरोप होते हैं भ्रष्टाचार के, और उसके बाद वही विपक्षी नेता अगर विपक्षी दलों का से पाला बदल लेते हैं, बीजेपी के पक्ष में आ जाते हैं, तो फिर उसके बाद उन्हें क्लीन चिट मिल जाता है या उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं, जो अजीत पवार से लेकर कई मसलों में लगातार ये गिनाया और बताया जा रहा है। आज अमित शाह अगर ये कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या मान लें कि चेतावनी है, ज्यादा खुश मत हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम किसी को भी लाएंगे, कोई भी आएगा तो कार्रवाई वैसे ही होगी। क्या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह? और ईडी डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एलओपी होता है, 3 लोगों की कमेटी होती है, और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई या उनकी तरफ से जो नामित जज होंगे, जस्टिस, वो होते हैं। लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट के मुताबिक जो ईडी डायरेक्टर की नियुक्ति होती है, उसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ फाइनेंस, होम और पर्सनल के सेक्रेटरी होते हैं। मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेसी का इसमें अहम रोल होता है। सीबीआई के डायरेक्टर में सीजेआई भी होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है, 3-1 से फैसला होता है। आमतौर पर कई बार नियुक्तियों में, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में अपोजिशन के जो लीडर होते हैं वो असहमति ही दर्ज करते हैं या कराते, फैसला हो जाता है, चूंकि प्रधानमंत्री और सीजेआई पक्ष में अगर हुए किसी नाम के पक्ष में। तो अब सवाल उठता है यहां कि ये इतने आरोप के बाद डंके की चोट पर अमित शाह का ये कहना, क्या ये चेतावनी नहीं है? संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इस पर एक बयान दिया
उनका कहा सुनिए, फिर बात करते हैं आगे। कल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को अवैध तरीके से बार बार एक्सटेंशन देने को गलत ठहराया। मोदी सरकार ने जानबूझकर नियम का, कानून का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से ईडी के निदेशक की नौकरी एक्सटेंशन की थी, उनकी सर्विस को एक्सटेंड किया था। इस फैसले को गलत ठहराने का काम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया। हम सारे लोगों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मैंने देखा कि जिस तरह से गृह मंत्री जी सामने आकर मजाक उड़ा रहे हैं, विपक्ष के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कह रहे हैं कि होशियार हो जाओ, खुश मत हो। अरे आप लोगों की कोई विश्वसनीयता बची है क्या? मैं तो कहता हूं भाजपा के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। गृह मंत्री जी कह रहे हैं जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल जाएंगे। कौन से भ्रष्टाचारी को ईडी ने जेल भेजा? हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाला चल रहा था, कहां जेल भेजा हेमंत विश्व शर्मा को? तो आपने उठा के मुख्यमंत्री बना दिया। शुभेंदु अधिकारी पे, मुकुल राय पे शारदा नारदा स्कैम था, उनको तो आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बंगाल की विधानसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया। व्यापम घोटाले का आरोप शिवराज सिंह पे था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। येदुरप्पा पे माइनिंग घोटाले का आरोप था, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। रेड्डी ब्रदर्स को आप अपने साथ लेके आए जो हजारों करोड़ के माइनिंग घोटाले के आरोपी है। तो आप लोग क्या बात करते हैं भ्रष्टाचार की? 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार के ऊपर, छगन भुजबल के ऊपर, एनसीपी के ऊपर लगाया। और क्या हुआ? उसी हसन मुशर्रफ को, उसी अजीत पवार को, उसी छगन भुजबल को आपने अपनी पार्टी के साथ मिला के और उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पूरे देश के सामने आ चुका है। आप ईडी का इस्तेमाल विधायकों को तोड़ने के लिए, सरकारों को गिराने के लिए कर रहे थे। यह बात अब पूरे देश के सामने सार्वजनिक हो चुकी है। और अमित शाह जी 2014 से एक मोदी वॉशिंग पाउडर इस देश में चल रहा है, उसी मोदी वॉशिंग पाउडर से सारे दाग आप लोग धुलते हैं। हत्या हो, लूट हो, डकैती हो, भ्रष्टाचार हो, कोई भी अपराध हो, लेकिन मोदी वॉशिंग पाउडर से धुल के आप उसको अपनी पार्टी में शामिल कराने का काम करते हैं। बड़े से बड़े अपराधी को आपने पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सबको आपने ज्वाइन कराया। तो जो ईडी के माध्यम से आप जोड़ तोड़ का उद्योग चला रहे थे, विधायकों की खरीद फरोख्त का उद्योग चला रहे थे, सदमा तो आपको लगना चाहिए। आप सदमे में हैं कल से, और आप विपक्ष के लोगों कह रहे हैं कि खुश ना हो, ये ना हो, वो ना हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि पहली बात तो आपको बयान ही नहीं देना चाहिए था। ईडी तो आती है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर, आप हैं होम मिनिस्टर, हर चीज में आप दोनों लोग कूदते रहते हैं, प्रधानमंत्री जी दूसरे आप। तो इसलिए ये सब बंदर घुड़की का काम बंद कीजिए। आम आदमी पार्टी के लोगों पे आपने कार्रवाई करके देख ली, जितना जोर लगाना था लगा चुके, कुछ हासिल नहीं हुआ आपको। आप प्रताड़ित कर सकते हैं, जेल में रख सकते हैं, फर्जी मुकदमे लिख सकते हैं, लेकिन हर आदमी आपके सामने डर जाएगा, झुक जाएगा। ऐसा होने वाला नहीं है, और ऐसी कोई गलतफहमी अमित शाह जी अपने दिमाग में पाल के मत रखिए। जय हिंद। संजय सिंह जो आरोप लगा रहे हैं, ये आरोप संजय सिंह भी, कांग्रेस के नेता भी, टीएमसी के नेता भी, आरजेडी के भी नेता, तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार ईडी पर लगाते रहे। और ऐसे लोगों के नाम हमेशा वायरल होता रहा है, जो लोग जब तक वो कांग्रेस या आरजेडी या शरद पवार की पार्टी, किसी और पार्टी में या शिवसेना में, उद्धव ठाकरे के गुट में वो नेता, विधायक, सांसद थे, तब तक ईडी और केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे थी। जैसे उन्होंने पाला बदला, चाहे सत्ता में साझेदार हुए हों, चाहे बीजेपी का दामन थामा हो, और उसके बाद एजेंसियों ने उन्हें मुक्ति दे दी। वो मुकुल रॉय से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर अजित पवार से लेकर छगन भुजबल से लेकर धनंजय मुंडे से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर ऐसे दर्जनों नाम हैं, और उन नामों का जिक्र लगातार होता है जब भी ईडी और सीबीआई पर ऐसे आरोप लगते हैं। लेकिन अब
चूंकि ईडी के डायरेक्टर के तौर पर 2018 से अब 23 में 5 साल से संजय मिश्रा थे और इस कार्यकाल में, इस दौर में ईडी सबसे अधिक आरोपों के घेरे में रहा, तो इसलिए अब वो तो रुखसत होंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया। ऐसे भी रुखसत नवंबर तक होते तीसरे एक्सटेंशन के बाद, लेकिन अब ईडी का अगला डायरेक्टर कौन होगा और जो डायरेक्टर होगा क्या अपने विवेक से ऐसे फैसले लेगा जिससे जो आरोप लगते हैं ईडी पर वो आरोप कुछ धुल सके। इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जब ईडी पर आरोप लगते हैं, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि अगर कोई करप्ट है, अगर कोई भ्रष्टाचारी है, अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, अगर किसी के उस तरह के गोरख धंधे की जानकारी है, तो ईडी या इनकम टैक्स की तरफ से छापे क्यों न पड़े? वाजिब बात है। लेकिन सवाल उठता है, ये सारे घोटालेबाज, घपलेबाज, भ्रष्टाचारी सब बीजेपी से बाहर दूसरे दलों में है क्या? बीजेपी 1 दर्जन राज्यों में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, क्या उनमें से कोई ऐसा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप हो? एक बात। और दूसरी बात कि अगर दूसरे दलों में हैं और वो भ्रष्टाचारी हैं, बकौल बीजेपी नेता, जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कह दिया था भोपाल में 10 दिन पहले कि 70,000 करोड़ घोटालों के आरोपी एनसीपी नेता, और उनके बयान के चौथे दिन, 4 ही दिन के बाद जिन घोटालों का जिक्र कर रहे थे, सिंचाई घोटाला और घोटाला एनसीपी का जिक्र करते हुए, वो कहां आ गए? वो आ गए सरकार का साझेदार बनकर और डिप्टी सीएम बन गए अजित पवार, और उनके साथ बाकी और नाम जिनका जिक्र किया। तो जब तक वो बाहर हैं तभी तक भ्रष्टाचारी हैं, जैसे इधर आ गए तो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए। इसलिए आजकल ये कहा जा रहा है मोदी वॉशिंग पाउडर। तो उम्मीद है आने वाले सालों में ईडी के नए डायरेक्टर जो भी आएंगे अपनी छवि, अपने विभाग की छवि, महकमे की छवि बदलने की कुछ कोशिश करेंगे। हालांकि ऐसा मुश्किल होता है, पॉलिटिकल मास्टर्स के मुताबिक काम करना पड़ता है, कई बार तो मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं।